13 है, a spring stores 5 joule of energy when stretched by 25 centimeter. It is kept vertical with the lower end fixed. A block fastened to its other end is made to undergo small oscillations. If the block makes 5 oscillations each second, what is the mass of the block? तो पहले तो इस क्वेश्चन में देखा है कि स्प्रिंग स्टोर्स 5 जूल ऑफ एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके दैट 5 जूल इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? स्ट्रेच्ड बाय 25 सेंटीमीटर मतलब 1/4 स्क्वायर। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप के फाइंड कर सकते हैं उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। तो वो कितना हो जाएगा, इसको मैं फाइंड कर सकता हूं। तो के की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10 और 10 × 16 160। तो इस इंफॉर्मेशन का फर्स्ट सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके दैट स्प्रिंग स्टोर्स 5 जूल ऑफ एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 25 सेंटीमीटर, मैं लिख सकता हूँ 5 जूल इज इक्वल टू हाफ के × 1/4 स्क्वायर। इट मीन्स के की वैल्यू आ गई 160 न्यूटन पर मीटर। ये के की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में दे रखा कि इट इज केप्ट वर्टिकल विद द लोअर एंड फिक्स्ड। लोअर एंड यहाँ पर फिक्स है, इसको आपने ऐसे से वर्टिकल रखा है, इसके ऊपर यहाँ पर एक मास रख दिया है m, और ये दिया हुआ है कि इफ द ब्लॉक मेक्स 5 ऑसिलेशंस ईच सेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 5 हो गई, एक सेकेंड में 5 ऑसिलेशंस कर रहा है। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया 1/5 सेकेंड हो गया। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? अगर स्प्रिंग मास वाला सिस्टम हो तो टाइम पीरियड हो जाता है 2π × √m/k। तो अब इसका यूज करके आप इस फॉर्मूले का यूज करके मास फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं k/m इज इक्वल टू 10π होल स्क्वायर। m की वैल्यू लिख सकते हैं m इज इक्वल टू k क्या था 160 डिवाइडेड बाई 100 पाई स्क्वायर। फिर इसको आप लिख सकते हैं 1.6/π स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.16 kg। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन का यूज करके आपने के स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लिया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उससे टाइम पीरियड निकाला। टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है, k/m का ये वैल्यू आ गई, k मुझे मालूम है तो m की वैल्यू हो गई 0.16 kg। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ बिगर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। ये छोटा वाला जो स्मॉल m है वो बड़े वाले पे रखा हुआ है, विच इज अटैच टू अ वर्टिकल स्प्रिंग। स्प्रिंग ऐसे वर्टिकल है और ये सिस्टम ऐसे वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है। क्वेश्चन पूछा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x अबव इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर बी में है फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट। When is this force smallest in magnitude? What can be the maximum amplitude with which the two blocks may oscillate together? तो पहले तो ये देखिए कि मान लीजिए ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है L0 है, ठीक है। तो जब इस पे दोनों ब्लॉक को आपने रख दिया कैपिटल M को और स्मॉल m को, तो नेचुरली ये जो स्प्रिंग है यहाँ से ऐसे कुछ कंप्रेस हो जाएगा। कितना कंप्रेस होगा? वो कंप्रेशन क्या हो जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू ये जो पूरा मास हो गया m + m × g डिवाइडेड बाई k होगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा उसमें क्या होगा, नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है दोनों मास पर m + mg। दिस विल बी बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड स्प्रिंग फोर्स k डेल्टा L। तो डेल्टा L की ये वैल्यू आ गई, डेल्टा L की वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसका मतलब ये वाला जो कुछ बीच का पॉइंट होगा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वो जो दोनों बॉडीज हैं वो क्या करेंगी, SHM करेंगी। अब ये जो SHM होगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि फॉर द टाइम बीइंग कि दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन कर रहे हैं, एक साथ SHM कर रहे हैं। किस केस में अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, कितने एम्पलीट्यूड पे रॉन्ग होगा, वो मैं पार्ट सी में फाइंड करूंगा। लेकिन जब तक दोनों का मोशन एक साथ चल रहा है, जब दोनों एक साथ चिपक कर ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो जाएगा √k डिवाइडेड बाई m + m। क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम का, k/m उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पे क्योंकि दो मास है तो k/m + m लिख दिया है। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि सपोज ये जो स्मॉलर ब्लॉक m है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर x डिस्टेंस पर है तो उसको कितना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x अबव इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि ये इक्विलिब्रियम से अगर सपोज ये x पोजीशन ऊपर है, ये x है, तो इस x पोजीशन पे इस पे क्या रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। इस पे रिजल्टेंट फोर्स वही लगेगा जितना फोर्स चाहिए ताकि इसको इस SHM में रखने के लिए। अब जब ये SHM कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन और फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाता है -ω² x
फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स इज इक्वल टू हो जाता है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए इस स्मॉल एम पे। अब ये फोर्स कहाँ से आएगा, वेट से आएगा, नॉर्मल रिएक्शन से आएगा, कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, मैं अगले पार्ट में फाइंड करूंगा। लेकिन पार्ट ए में मुझसे सिर्फ ये पूछा है कि इस पॉइंट पे जब ये पार्टिकल इस x डिस्टेंस पर है, पार्ट ए में पूछा है कि जब ये स्मॉल m जो है x डिस्टेंस पे है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन तो कितना फोर्स लगेगा। तो ऑब्वियसली जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना है, क्योंकि सिस्टम में क्या होता है इक्विलिब्रियम से अगर आप ऊपर हैं तो फोर्स तो डाउनवर्ड लगना है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगना है, तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, के डिवाइडेड बाई एम प्लस एम इंटू एक्स। ये माइनस बेसिकली डायरेक्शन दिखा रहा है नीचे की ओर, तो इतना फोर्स लगेगा एम के डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस एम इंटू एक्स। ये रिजल्टेंट फोर्स होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एट दिस इंस्टेंट। अब पार्ट बी में पूछा है फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजीशन। तो पहले मैं स्मॉलर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ कि मान लीजिए ये स्मॉलर ब्लॉक है, इसका मास m है, ठीक है, ये स्मॉलर ब्लॉक हो गया। इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो इसको अपना वेट जो है नीचे की ओर mg लगेगा ही, उसके बाद यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, जो नीचे कैपिटल M बैठा हुआ है ये उसको ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा। और इन दोनों फोर्स के कारण ये जो दो फोर्स ये बस लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, सिर्फ दो फोर्स लग रहा है N और mg। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इसको ये चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन ये होना है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही इसको एक्सेलरेशन होना है। कितना एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर एक्स होना है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना होना है। तो मैं लिख सकता हूँ n, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगा n, ऊपर की तरफ को मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन लिखा है तो ये हो जाएगा n माइनस एम जी इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया फोर्स, माइनस m के, ये रिजल्टेंट फोर्स पहले से दे रखा है, x डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो इससे आप नॉर्मल रिएक्शन n फाइंड कर सकते हैं। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस m के x डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो ये पार्ट बी का आंसर हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन इतना लगेगा, कब, जब ये पार्टिकल इस x डिस्टेंस पर है फ्रॉम ओरिजिन। इस पार्ट में ये भी पूछा है कि ये फोर्स मिनिमम कब होगा, मिनिमम ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड पे होगा, क्योंकि ये फोर्स क्या है mg माइनस समथिंग, ये समथिंग क्या है x पे डिपेंड कर रहा है, तो x जितना ज़्यादा होगा टोटल नॉर्मल फोर्स उतना कम होगा। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जितना उसका एम्पलीट्यूड हो, तो एम्पलीट्यूड पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है n, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। यहीं से देखने से लग रहा है n इक्वल टू एम जी माइनस दिस थिंग, x की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी कि एम्पलीट्यूड पे ये फोर्स जो टोटल n है ये मिनिमम होगा। क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड सो दैट बोथ द पार्टिकल्स डू द ऑसिलेशन या डू द मोशन टुगेदर। तो मोशन को अगर टुगेदर होना है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब n हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, n हैज टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि n जैसे ही लेस देन 0 हो गया इसका मतलब दोनों के सरफेस के बीच में, दोनों बॉडी के बीच में कांटेक्ट ब्रेक हो गया है। और वो कांटेक्ट कब ब्रेक होता है, जब n की वैल्यू 0 या 0 से कम होने लगे। 0 से कम तो होती नहीं है, बेसिकली n की वैल्यू जहां पे भी 0 हो गई इसका मतलब कांटेक्ट ब्रेक हो गया। तो मैं चाहता हूं कि कांटेक्ट ब्रेक नहीं हो, दोनों पार्टिकल साथ चिपक कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि n की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x शुड बी लेस देन, वो क्या है, इस इनइक्वालिटी को आप लिखें तो हो जाएगा x शुड बी लेस देन m प्लस m g डिवाइडेड बाई k। यानी कि ये जो रिलेशन आ गया कि x शुड बी लेस देन दिस वैल्यू, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम इससे या इससे कम होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा जाएंगे तो दोनों पार्टिकल सेपरेट आउट कर जाएंगे, ऊपर वाला जो पार्टिकल है वो उछलकर दूर चला जाएगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉसिबल क्या है, m प्लस m g बाई k। अब आप देखेंगे कि ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉसिबल है क्या है, वो उतना ही है जितना नेचुरल लेंथ से जितना ये प्रेस हुआ था। इनिशियली देखिए नेचुरल लेंथ इसका L0 पे था, ये L0 से प्रेस हुआ ये कहाँ और आ गया इक्विलिब्रियम पे। ये कितना प्रेस हुआ था, डेल्टा L, और डेल्टा L हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था, उसकी वैल्यू ये थी m प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई k।
इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो इस वैल्यू से m प्लस स्मॉल m इंटू जी बाई के इससे कम होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो ऊपर वाला जो छुटकू पार्टिकल m है ये बड़े वाले पार्टिकल के ऊपर नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि जैसे इससे ज़्यादा हुआ n की वैल्यू 0 से कम होने लगेगी, जो पॉसिबल है नहीं। दो सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड क्या है, उसका आंसर होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई के।